Hello everyone, today we are going to cover Standards on Auditing 320 Materiality in Planning and Performing an Audit. अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसका स्कोप देख लेते हैं. दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी. अब देखिए स्टूडेंट्स, इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट, यानी प्लानिंग के टाइम पे भी ऑडिटर को मटीरियलिटी का कंसेप्ट ध्यान में रखना है, और जब वो एक्चुअल में ऑडिट परफॉर्म कर रहा होता है, ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई कर रहा होता है, तब भी उसको मटीरियलिटी का कंसेप्ट ध्यान में रखना होता है. अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी नीड क्यों होती है? क्योंकि आपने ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव पढ़ा होगा कि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि टू obtain the reasonable assurance with respect to financial statements as whole are free from material misstatement. यानी जितने भी मटीरियल मिसस्टेटमेंट ऑडिटर को मिलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उससे फ्री है. वो मिसस्टेटमेंट किसी भी कारण से हो स्टूडेंट्स, वेदर ड्यू टू फ्रॉड हो, यानी इंटेंशनल हो, या एरर यानी अनइंटेंशनल हो, तो वो सारे मिसस्टेटमेंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री होने चाहिए. अब वो मटीरियलिटी के बेसिस पे होते हैं, यानी मटीरियल मिसस्टेटमेंट ऑडिटर देखेगा. तो अब मटीरियल का मतलब होता क्या है, इसलिए यहाँ पे SA 320 में इसमें डिटेल में इसके ऊपर एक अलग से स्टैंडर्ड है कि मटीरियल ऑडिटर कब कंसेप्ट इसको अप्लाई करेगा और कैसे अप्लाई करेगा. तो देखिए, अब समझते हैं डिटेल में मटीरियलिटी होती क्या है. अब देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज मटीरियलिटी. अब जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यानी FRF जो उस एंटिटी के फाइनेंशियल्स के ऊपर एप्लीकेबल है, अगर वो इस कंसेप्ट की बात करता है, तो ये तीन चीजें उसमें देखी जाएंगी कि जितने भी मिस स्टेटमेंट हैं, ओमिशंस हैं, वो मटेरियल तब कहलाएंगे. अब मिस स्टेटमेंट क्या होता है, यानी एज पर एप्लीकेबल FRF जो काम आपको करना था वर्सेज जो आपने किया है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कहलाता है मिस स्टेटमेंट. अब चाहे वो एरर के कारण हो, चाहे वो फ्रॉड के कारण हो, वो या फिर ओमिशन यानी कुछ करना था वो भूल गए. अब ये दोनों चीजें मटेरियल तब कहलाएंगी स्टूडेंट्स, जब वो इंडिविजुअली यानी अकेले या फिर आपस में जुड़ के एग्रीगेट होके यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो. जैसे कोई भी गलती, मिस स्टेटमेंट हो गया, कोई भी ओमिशन हो गया, तो उसका इम्पैक्ट इतना है कि वो उस यूजर के, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर है, उसका इकोनॉमिक डिसीजन यानी शेयर्स बाय करने हैं नहीं करने हैं, कहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, तो वो मिस स्टेटमेंट ओमिशन इस लेवल का है कि वो उस यूजर के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर के उस इकोनॉमिक डिसीजन को इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता हो, तो वो मटेरियल कहलाएगा. पहली चीज तो ये. दूसरा, जो मटेरियलिटी का जो भी हम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, ऑडिटर देखेगा, तो उस जजमेंट अबाउट द मटेरियलिटी वो उस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि उस मिस स्टेटमेंट का साइज क्या है और नेचर क्या है. अब ये साइज या नेचर आपस में इंडिविजुअल भी देखा जाएगा और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी देखा जाएगा. अब देखिए, नेचर का मतलब, अगर जैसे शेड्यूल 3 की कोई डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है, तो वो करनी ही है, भले वो 1,000 रुपए के अमाउंट पर हो या 100 रुपए के अमाउंट पर हो, तो फिर उसमें फिर साइज का कंसेप्ट नहीं देखा जाएगा. उसमें नेचर, अगर कोई पर्टिकुलर स्टेचुटरी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है, तो वो कंप्लीट करनी ही है, वो मटेरियल हो जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ दी साइज. और अगर वर्सेज हम ये देख सकते हैं, जैसे करोड़ का ट्रांजेक्शन अगर है, टर्नओवर जो कंपनी का है वो करोड़ में जा रहा है, तो पर्टिकुलर उसकी साइज अगर कम है, तो वो उसका कम इमटेरियल हो जाएगा. लेकिन कभी कभी अगर स्टेचुटरी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है, तो इसमें आपको नेचर भी देखना पड़ेगा. तो यानी ऑडिटर को ये दोनों चीजें साथ में कंबाइंड करके ही अपना जजमेंट अप्लाई करना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल है भी कि नहीं है. देखिए, तीसरा चीज है जजमेंट अबाउट द मैटर दैट आर मटेरियल टू द यूजर. अब देखिए, थर्ड चीज है कि ठीक है, ऑडिटर के नॉलेज से तो हमने ये दो चीजें देख ली, ये मटेरियल है. अब तीसरा, ऑडिटर मटेरियलिटी का कंसेप्ट अप्लाई करने से पहले ये भी देखेगा कि क्या कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है क्या जो यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, यानी जो फाइनेंशियल्स की ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, उसको जो यूजर पढ़ने वाले हैं, जिसके ऊपर फाइनेंशियल्स के ऊपर वो अपना डिसीजन मेड करने वाले हैं, तो उस पर्टिकुलर यूजर ग्रुप के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन मटेरियल हो सकती है, ये चीज ध्यान में रखकर भी ऑडिटर अपना मटेरियलिटी का कंसेप्ट आगे चेक करेगा. अब देखिए, वो अब इसमें नेक्स्ट चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि पर्टिकुलर यूजर ग्रुप देखा जाएगा. अब जैसे अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, तो वो आ गए. अगर डेट होल्डर्स हैं, तो डेट वाले का मतलब पर्टिकुलर उनको क्या चीज इफेक्ट कर सकती है, तो वो चीज देखी जाएगी. तो यूजर एज अ ग्रुप देखा जाएगा. फिर वो मटेरियल है कि नहीं है उस पर्टिकुलर है ना एंटिटी के लिए, वो चीज आगे उसमें डिटरमाइन की जाएगी. तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होना मस्ट है टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, अगर ये FRF में दी हुई है. अगर किसी पर्टिकुलर एंटिटी के जो FRF एप्लीकेबल है उस एंटिटी के ऊपर, अगर उसमें ऐसी कोई बात नहीं दी हुई है, तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आगे इसमें अप्लाई करनी पड़ेगी टू डिसाइड द लेवल ऑफ मटेरियलिटी. अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ लिया कि मटेरियलिटी होती क्या है. अब हम ये देखते हैं कि व्हेन टू अप्लाई द मटेरियलिटी. तो बोथ इन द प्लानिंग, यानी ऑडिटर जब अपनी ऑडिट प्लान कर रहा है, जब वो एक्चुअल में परफॉर्म कर रहा है, दोनों टाइम पे उसको अपना मटेरियलिटी का कंसेप्ट ध्यान में रखना है और अप्लाई करना है. अब देखिए इसमें ध्यान से, नेक्स्ट है इन प्लानिंग दी ऑडिट.
ऑडिटर मेक्स जजमेंट अबाउट द साइज ऑफ द मिस स्टेटमेंट दैट विल बी कंसीडर्ड मटेरियल। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम आगे पढ़ेंगे कि जो ये मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए मटेरियलिटी की, वो तो हम एज पर एफआरएफ हमने चेक कर ली। अब इसमें आगे क्या है, जो प्रैक्टिकल बेसिस पे ऑडिटर जो अपना एक लेवल सेट करता है मटेरियल का, वो उसके प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि एक्चुअल में कितना अमाउंट होगा। जैसे 1 लाख तक का अमाउंट है, या पर्टिकुलर परसेंटेज अगर है, जैसे प्रॉफिट की परसेंटेज है या सेट्स की परसेंटेज है, तो वो उसके जजमेंट के ऊपर अप्लाई करेगा कि कितना अमाउंट उसके लिए उस पर्टिकुलर एंटिटी की ऑडिट के लिए मटेरियल रखना है। अब ये जो जजमेंट अप्लाई करेगा स्टूडेंट्स, ये ऑडिटर के 3 चीजों के लिए काम में आएगा। उसकी मटेरियलिटी का लेवल का जो जजमेंट होगा, सबसे पहले डिटरमाइन द एनटीई ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, यानी नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। किस चीज के लिए? जब हमने एसए 315 में स्टूडेंट्स पढ़ा था कि वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अप्लाई करेगा आफ्टर असेसिंग दी है ना एंटिटी, और उसके एनवायरमेंट को असेस करने के बाद वो ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अप्लाई करेगा। तो उस चीज के लिए भी मटेरियलिटी का कंसेप्ट उसके काम में आएगा। दूसरा, आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, अगर कुछ है तो उसको आइडेंटिफाई करने में, असेस करने में। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज इममटीरियल है उस एंटिटी के लिए, तो फिर वो उसको आइडेंटिफाई करने में और असेस करने में टाइम क्यों वेस्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पे भी मटेरियलिटी का कंसेप्ट ऑडिटर अप्लाई करेगा, उसके काम में आएगा। तीसरा, डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, मतलब एसए 330 की बात हो रही है। 330 में जो फैप यानी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करेगा, उसमें भी मटेरियलिटी का कंसेप्ट ध्यान में रखेगा, उसके बाद ही वो एक्चुअल में आगे के प्रोसीजर अप्लाई करेगा। अब नेक्स्ट देखिए कैसे, है ना। हमने पढ़ लिया क्या होता है, कब अप्लाई करेगा, व्हेन, अब है हाउ, यानी कैसे करेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ लिया मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट है। अब प्रोफेशनल जजमेंट तो है, और साथ के साथ वो इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि ऑडिटर्स परसेप्शन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द यूजर्स। जो हमने उसमें पढ़ा था कि एफआरएफ में जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थी मटेरियलिटी की, कि कौन से यूजर इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने वाले हैं, अपना इकोनॉमिक डिसीजन बनाने वाले हैं, उन यूजर्स के ग्रुप को ध्यान में रख के भी ऑडिटर मटेरियलिटी का कंसेप्ट अप्लाई करेगा। अब ये यूजर्स के ऊपर मटेरियलिटी का कंसेप्ट अप्लाई करने से पहले ऑडिटर कुछ चीजें अज्यूम करेगा, किसके बारे में? उन यूजर्स के बारे में। स्टूडेंट, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो अभी चीज ध्यान में रख सकते हैं कि उन यूजर्स के ऊपर, जो यूजर्स का ग्रुप है, तो उन यूजर्स के लिए क्या चीजें मटीरियल होगी, ये चीज ऑडिटर ध्यान में रखिएगा। लेकिन उससे पहले उन पर्टिकुलर यूजर ग्रुप के बारे में भी कुछ चीजें अज्यूम यानी मान के चलेगा। क्या चीजें मान के चलेगा? कि उन पर्टिकुलर यूजर ग्रुप को रीजनेबल नॉलेज है, किस चीज की? बिजनेस की, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की थोड़ी बहुत तो नॉलेज है, ठीक है उन। और दूसरा, अंडरस्टैंड दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ऑडिटर जो यूजर है, वो यूजर अंडरस्टैंड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से प्रिपेयर हो रहे हैं, किस तरीके से प्रेजेंट हो रहे हैं, ऑडिटिंग का लेवल क्या है, मटीरियलिटी का लेवल क्या है, वो इतना थोड़ा बहुत चीजें तो वो यूजर ग्रुप समझता ही है। तीसरी चीज क्या है ना, ऑडिटर अज्यूम करेगा उन यूजर्स के बारे में कि वो पर्टिकुलर जो यूजर ग्रुप है वो रिकॉग्नाइज करता है अनसर्टेनिटीज, यानी जो इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है ऑडिट की, और जो फ्यूचर इवेंट्स भी कुछ इफेक्ट कर सकते हैं ऑडिट के जो आउटकम को, तो वो चीजें उसको क्या जजमेंट्स के ऊपर अप्लाई होती है, उसमें कुछ एस्टिमेट्स भी होते हैं, इस वजह से कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती ही हैं ऑडिट की। ये समझ उन यूजर्स को है, ऑडिटर ये मान के चलेगा। और रीजनेबल, उन यूजर्स को रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन बनाने की समझ है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी वो अपना इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे। तो ये 4 चीजें ऑडिटर अज्यूम करके चलेगा कि इतनी बेसिक नॉलेज अबाउट द फाइनेंशियल्स और अबाउट द कंपनी जिसकी ऑडिट हो रही है, जिसके फाइनेंशियल्स के बेसिस पे वो आगे अपना डिसीजन बनाने वाले हैं, तो इतनी बेसिक नॉलेज उन यूजर्स में है। अब देखिए स्टूडेंट्स, बेंचमार्क क्या होता है। अब प्रैक्टिकली ऑडिटर कैसे अप्लाई करेगा? किसी भी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का कुछ परसेंटेज ले लेगा। एक परसेंटेज लेने के बाद जो अमाउंट आता है उसके ऊपर के सारे अमाउंट उसके लिए मटेरियल हो जाएंगे। तो ये परसेंटेज क्या होती है? ये परसेंटेज जो हमने अभी पढ़ा, ये ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगी कि कितनी परसेंटेज लेनी, 5 लेनी है, 5% लेना है, 10% लेना है, किसका लेना है, वो होता है बेंचमार्क। यानी बेंचमार्क मतलब स्टैंडर्ड, किसको स्टैंडर्ड मान के, किसको बेस मान के ऑडिटर अपनी आगे की प्रोसीडिंग्स करेगा। तो वो टोटल फॉर एग्जांपल आ गया 1 लाख, तो 1 लाख के ऊपर के जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे स्टूडेंट्स, वो ऑडिटर के लिए मटेरियल हो जाएंगे, और इस 1 लाख से नीचे की ट्रांजेक्शन इममटीरियल हो जाएंगे। तो ये जो परसेंटेज अप्लाई होती है, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अब ये बेंचमार्क क्या होता है, वो किस चीज पे क्या क्या ले सकता है? तो देखिए बेंचमार्क हो सकता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हो सकता है टोटल रेवेन्यू ले ली, ग्रॉस प्रॉफिट ले लिया, टोटल एक्सपेंस ले लिया, टोटल इक्विटी ले ली। तो ये बहुत सारे जो जो भी होते हैं फाइनेंशियल्स के आइटम, उसमें से कुछ भी,
है ना, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस, और क्या क्या चीजें वो ध्यान में रखेगा, उस बेसिस पे जाके वो एक स्टैंडर्ड, एक जो सेट बेस होता है, एक जो बेंचमार्क सेट करेगा, उसके ऊपर वो प्रोफेशनल जजमेंट से अपनी एक परसेंटेज अप्लाई करेगा, तब जाके एक मटेरियल अमाउंट आएगा। इस मटेरियल अमाउंट के ऊपर के सारे ट्रांजेक्शन यानी जितने भी मिस स्टेटमेंट मिलेंगे वो ऑडिटर के लिए मटेरियल होंगे, इसके नीचे के सारे इमटेरियल होंगे, यानी ऑडिटर उस पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, जो हम आगे कवर करेंगे। अब देखिए, डिटरमाइनिंग द मटेरियलिटी इन्वॉल्व्स द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट होती है ये। अब परसेंटेज इज ऑफन अप्लाइड टू अ चूजन बेंचमार्क। अब क्या हो सकते हैं वो मैंने बता दिया आपको, एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। अब जो हमारे 1 लाख हो गया, डिटरमाइनिंग द मटेरियलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल। अब देखिए क्या क्या फैक्टर्स, ये बेंचमार्क जो हमने बताया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो सकता है, रेवेन्यू हो सकता है ना, एक्सपेंस हो सकते हैं, इक्विटी हो सकती है। तो ये चूज करने से पहले भी क्या क्या चीजें, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकती हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट बेंचमार्क, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन कैन कम। कि ये जो, क्योंकि सारा खेल ही इसी चीज का है ना स्टूडेंट, समझिए, क्योंकि ये 1 लाख का अमाउंट अगर ये ही गलत आ गया तो फिर पूरे फाइनेंशियल्स का ऑडिट ही गलत हो जाएगा ना, कि मटीरियल चीजें हुई क्या, तो इमटीरियल चीजें भी मटीरियल नहीं बन जाए या वैसा वर्सा नहीं हो जाए, है ना। तो ये चीजें, जो ये बेंचमार्क वाला काम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये चूज करने के पहले ऑडिटर कुछ चीजें ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्या ध्यान में रखिएगा ऑडिटर, सबसे पहले कि एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब कि क्या असेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंस क्या है, किसको वो बेस बनाएगा, बेंचमार्क किसको बनाएगा। तो ये चीजें वो ऑडिटर इसमें देखेगा। दूसरा देखेगा, वेदर देयर आर आइटम्स विच आर अटेंशन ऑफ द यूजर ऑफ द पर्टिकुलर एंटिटी टू बी फोकस, यानी कुछ ऐसा आइटम है क्या, जैसे अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो पर्टिकुलर यूजर्स हैं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, उनका ध्यान खींचना है ऑडिटर को उसकी तरफ, है ना, वो नीडेड है उनके लिए। जैसे अगर इक्विटी के अगर शेयर होल्डर्स ज्यादा है तो उनका ध्यान जाना चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे, है ना। तो ये चीज है, तो वो अपना बेंचमार्क किसको बनाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बनाएगा। अगर कुछ रेवेन्यू के ऊपर, यूजर्स के लिए वो रेवेन्यू के ऊपर अपना डिसीजन लेते हैं, उस कंपनी की रेवेन्यू उनके लिए मेन है उस यूजर्स के लिए, तो ऑडिटर अपना बेंचमार्क बनाएगा रेवेन्यू को। अगर उनके लिए असेट्स मेन रखते हैं उन यूजर्स के लिए, कंपनी के असेट्स के ऊपर ध्यान ज्यादा जाना चाहिए उनका, तो ऑडिटर अपना बेंचमार्क बनाएगा असेट्स को। तो उस विच आर अटेंशन टू दी आइटम्स ऑन विच अटेंशन ऑफ द यूजर्स ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेंड्स टू बी फोकस, यानी जिस पे फोकस जाना चाहिए उनके फाइनेंशियल्स के यूजर्स का, तो ऑडिटर उसको अपना बेंचमार्क मान के चलेगा। क्यों? क्योंकि वो मेन मटेरियल हो गया उस एंटिटी के यूजर्स के लिए। तो ऑडिटर उसको अपना बेंचमार्क बना के, उसको मतलब बेस बना के, एक स्टैंडर्ड बना के अपनी सारी की सारी ऑडिट को प्रोसीड करेगा। अब नेक्स्ट है नेचर ऑफ द एंटिटी, वेयर द एंटिटी इज इन इट्स लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल मतलब अगर वो जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ है उसका बिजनेस में, या फिर वो बिल्कुल ग्रोइंग यानी पीक पे है, सेचुरेशन पॉइंट पे यानी ग्रो हो चुकी है, अब बिल्कुल स्टेबल हो चुकी है, या फिर डिक्लाइनिंग फेज में, यानी लाइफ साइकिल यानी किस फेज में चल रही है वो भी डिपेंड करता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, कौन कौन से लॉज, कौन कौन से स्टेच्यूट एप्लीकेबल हैं, तो क्या लेवल का उसकी एक्टिविटीज है, तो वो चीजें भी इसके ऊपर डिपेंड करेगी कि बेंचमार्क क्या रहेगा। क्योंकि हर किसी के लिए अलग होगा ना, फेज अलग होगी, कोई ग्रोइंग में होगी, कुछ डिक्लाइनिंग में होगी, कुछ सेचुरेशन फेज में होगी। हर किसी के ऊपर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है उस एंटिटी पे, तो ये चीजें देखी जाएगी। अब नेक्स्ट है एंटिटीज ओनरशिप स्ट्रक्चर, मतलब अगर इक्विटी है, अगर डेट है, किस तरीके से फाइनेंस्ड हो रहा है। अगर इक्विटी वाले होंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उनके लिए मेन काम की चीज होगी। अगर डेट ओरिएंटेड, अगर डेट होल्डर्स ज्यादा हैं तो उनके लिए असेट्स काम की चीज होंगी। और नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वॉलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क, यानी वॉलेटाइल नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए बेंचमार्क। क्योंकि वॉलेटाइल, अगर बेंचमार्क जो बेस है, जो स्टैंडर्ड है, वो ही अगर फ्लक्चुएट होता रहेगा तो ये 1 लाख का अमाउंट तो ऑडिटर कुछ फिक्स कर ही नहीं पाएगा ना, कभी वो बढ़ेगा कभी कम होगा, तो इसके बेसिस पे आगे ऑडिट कैसे प्रोसीड होगी। तो इसलिए वो स्टेबल होना चाहिए स्टूडेंट्स। और अगर कुछ, अगर जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट का फिगर अगर ऑडिटर ले रहा है, अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल आइटम है, तो ऑडिटर उसको हटा के पहले बेंचमार्क को स्टेबलाइज करेगा, नॉर्मलाइज करेगा, उसके बाद ही वो बेंचमार्क सेट करके उसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई करेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या क्या फैक्टर्स ऑडिटर ध्यान में रखिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंट मटेरियलिटी लेवल, अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा, जैसे उसने एक परसेंटेज लगा दी बेंचमार्क के ऊपर, तो 1 लाख आ रही थी, तो वो लगा दी फॉर एग्जांपल उसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए यानी पैट के लिए तो 1 लाख का अमाउंट निकाल लिया,
इज इट पॉसिबल कि मैं किसी दूसरे यानी डेटर्स के लिए क्रेडिटर्स के लिए अलग अलग लेवल सेट करूं? जैसे अगर मेरे को लग रहा है अकाउंट रिसीवेबल में मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो मैं उसके लिए 1 लाख की जगह में 50,000 का लेवल सेट कर लूं, ताकि मैं और अच्छे से डेटर्स चेक कर पाऊं और अगर उसमें कुछ मिस स्टेटमेंट है तो उसको पता लगा पाऊं। तो इसमें यही चीज बात करी, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ मटीरियलिटी। तो व्हेन एस्टेब्लिश द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, जब ऑडिटर बना रहा है, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन द मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल। बिल्कुल जैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि उसने पैट पे, है ना, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे कुछ परसेंटेज अप्लाई की, वो 1 लाख आ गई, वो पूरे के पूरे ऑडिटर ने पहले तो ये मान लिया कि पूरे के पूरे फाइनेंशियल्स के लिए 1 लाख से ऊपर जितने भी होंगे मटीरियल होंगे, 1 लाख से नीचे इमटीरियल होंगे। अब आगे क्या बोलता है, इफ इन दी स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज ऑफ द एंटिटी देयर इज वन और मोर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अगर कुछ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन है, कुछ अकाउंट बैलेंसेस है, जैसे मैंने बोला अकाउंट रिसीवेबल, और कुछ डिस्क्लोजर यहाँ पे अगर लगता है विच स्टेटमेंट्स फॉर विच मिस स्टेटमेंट्स ऑफ लेसर अमाउंट, यानी 50,000 सेट किया ना हमने, 1 लाख से कम, यानी उससे कम अमाउंट का, यानी पर्टिकुलर जो हमने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मटीरियलिटी लेवल 1 लाख चुना था, उससे कुछ कम यानी 50,000 के लिए भी हम चुन सकते हैं, ताकि और अच्छे से डिटेल में उसकी चेकिंग हो पाए और मिस स्टेटमेंट जो है वो कम से कम इसमें हो जाए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो जाए टू द ग्रेटर एक्सटेंट। अब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स इसमें ध्यान रखने चाहिए, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ऑडिटर ने अभी अकाउंट रिसीवेबल के लिए 1 लाख की जगह 50,000 का अमाउंट यहाँ पे उसने मटेरियल माना था फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस, यानी डेटर्स के लिए, अकाउंट रिसीवेबल के लिए। तो ये तो एक चीज हो गई, लेकिन ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जब ऑडिटर को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए, किस अकाउंट बैलेंस के लिए, कौन सी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के लिए जो मिस स्टेटमेंट ऑफ लेसर अमाउंट भी मटेरियल हो जाएगा, यानी 1 लाख से कम का अमाउंट भी, जैसे हमारे एग्जाम्पल में 1 लाख था, उससे कम का अमाउंट भी मटेरियल हो जाएगा, ये कौन से फैक्टर्स के बेसिस पे ऑडिटर डिसाइड करेगा? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कि वेदर लॉ रेगुलेशन ऑफ द एप्लीकेबल एफआरएफ, यानी कुछ लॉ परमिट करता है ना, कि भाई इस अकॉर्डिंग ये यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, द लॉ रेगुलेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ फ्रेमवर्क अफेक्ट द यूजर्स एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन आइटम। अब जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो गए, तो उसमें जितने का भी अमाउंट हो, एनी सिंगल ट्रांजेक्शन विल बी मटीरियल, तो वो हो गया उस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से कम में भी आ गया। जब कुछ लॉ आपको बोल रहा है, कुछ रेगुलेशन आपको बोल रहा है, कोई एप्लीकेबल एफआरएफ आपको बोल रहा है, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो गए ना, रेम्यूनरेशन टू मैनेजमेंट या दोज चार्ज विद गवर्नेंस, तो ये इसके कुछ एग्जांपल हो गए। तो ऐसे जो ट्रांजेक्शन होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें जो मटीरियलिटी लेवल एज होल हमने सेट किया हुआ है, उससे कम के ट्रांजेक्शन भी मटीरियल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द की डिस्क्लोजर इन रिलेशन टू इंडस्ट्री, पर्टिकुलर उस इंडस्ट्री के लिए जिसकी ऑडिट हो रहा है, उसमें डिस्क्लोजर चाहिए पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन या लाइन आइटम्स के ऊपर, तो वहां पे भी जो उस मटीरियलिटी लेवल से कम के ट्रांजेक्शन है वो मटीरियल हो जाएंगे। अब इसके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे जैसे फार्मा इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में रिसर्च और डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है, तो उसके लिए पर्टिकुलर डिस्क्लोजर की क्या रिक्वायरमेंट है, तो मटीरियलिटी लेवल से कम हो तो भी करनी ही पड़ेगी, क्यों? क्योंकि उस इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट है ये। थर्ड है वेदर द अटेंशन इज फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट, किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट से जो बिल्कुल मतलब ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हुई है, जैसे कुछ नया मर्जर्स और एक्विजिशन हो गया है ना, किसी नई फील्ड में कंपनी ने ना एंटर किया है, कुछ न्यू बिल्कुल वर्किंग स्टार्ट की है, तो ऐसा कुछ जो नई चीज जिस पे एस्पेक्ट वो ऑडिटर चाहता है कि उस पे यूजर्स का अटेंशन ड्रॉ करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, तो भी उसके लिए वो मटेरियलिटी लेवल कम, यानी भले ही कम अमाउंट का हो लेकिन वो इंपॉर्टेंट है यूजर्स के लिए, तो भी यहाँ पे उसका वो लेवल कम कर देगा ऑडिटर, और उसको भी चेक करेगा। मटीरियलिटी लेवल कम करने का मतलब है स्टूडेंट्स कि और डिटेल में चेकिंग होगी ना, 1 लाख से नीचे के भी ट्रांजेक्शन ऑडिटर कंसीडर करेगा, यानी और डिटेलिंग होगी ऑडिट की। अब नेक्स्ट देखिए परफॉर्मेंस, हमने पहले पढ़ा था कि मटीरियलिटी लेवल है उससे कम का भी ऑडिटर सेट कर सकता है, तो उसको कहते हैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। अब देखिए द ऑडिटर शैल डिटरमाइन, अब देखिए इसका समझिए, हमने पहले पढ़ा था जैसे ये 1 लाख के ऊपर के ट्रांजेक्शन हो गए, है ना, मोर देन 1 लाख, तो एक तो चीज हमने पढ़ी कि हाँ ऑडिटर किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए 1 लाख से कम के चूज कर सकता है, वो तो अलग बात होगी। इसमें बात हो रही है ऑडिटर ने 1 लाख तक की तो मटीरियल ये लेवल सेट कर लिया मटेरियलिटी का, लेकिन अभी ऑडिटर क्या करेगा, इसके नीचे के भी कुछ ट्रांजेक्शन्स ले लेगा, फॉर एग्जांपल वो एक और लेवल सेट करेगा, दोनों में फर्क है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा।
पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि ऐसे कौन से एक्स्ट्रा ना अकाउंट बैलेंस क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन हो सकते हैं जिसके लिए ऑडिटर 1 लाख की जगह उससे कम का कोई अमाउंट सेट कर सकता है, तो वो चीज हो गई अलग। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, यानी एज होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर ने 1 लाख को सेट कर लिया, लेकिन वो क्या करेगा, एक और लेवल सेट करेगा, फॉर एग्जाम्पल 80,000, एक और उसने एक लिमिट सेट कर ली। अब क्या करेगा ऑडिटर, ये 80,000 से 1 लाख तक के भी ट्रांजेक्शन सेट करेगा। तो ये जो वाला अमाउंट है ना, 80,000 से 1 लाख तक का, तो ये कहलाता है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। अभी क्यों करता है, ताकि जो भी एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट है ना, वो आपस में जुड़ के मटीरियल नहीं हो जाए। इन द पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन या अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर एक्सीड्स द मटीरियलिटी लेवल, यानी 80,000 से लेके 1 लाख तक के जो ट्रांजेक्शन है ना, ये आपस में जुड़ के कहीं मटीरियल ना हो जाए उस पर्टिकुलर एंटिटी के लिए। इसलिए ऑडिटर क्या करेगा, एक को और मटीरियलिटी लेवल सेट करेगा जो कि उस पहली वाली मटीरियलिटी लेवल से थोड़ा कम होगा, ताकि ये जो यहाँ तक के ट्रांजेक्शन है ना, आपस में जुड़ के मटीरियल नहीं हो जाए और इसको ऑडिट को इम्पेक्ट नहीं करे। तो ये चीज होती है बट परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। अब देखिए, द ऑडिटर शेल डिटरमाइन द परफॉर्मेंस मटीरियलिटी फॉर द पर्पस ऑफ द असेसिंग द रिस्क ऑफ द मटीरियल मिस स्टेटमेंट एंड डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, जो SA 330 में होगा। अब इसका रीजन क्या होता है बता दिया मैंने, ताकि एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट इन द पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी डेटर्स में ले लो, रिसीवेबल्स में ले लो, रेवेन्यू में ले लो, तो वो आपस में जुड़ के एक्सीड नहीं कर दे मटीरियलिटी लेवल को। इसलिए ऑडिटर एक और लेवल ऑफ मटीरियलिटी सेट करेगा जो कि पहले वाली मटीरियलिटी लेवल से कम होगी, तो वो कहलाती है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। अब देखिए रिवीजन सिंपल सी बात है, जो भी ऑडिटर जैसे 1 लाख का सेट किया था, 50,000 का सेट किया था, 80,000 का लेवल सेट किया था, हमने जो एग्जांपल लिए, तो ऑडिटर अगर चाहे तो उसको रिवाइज भी कर सकता है। उसके रीजन क्या हो सकते हैं, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन उसको मिल गई, या पहले जो उसने असेसमेंट किया था उस असेसमेंट में चेंज हो गया, ऑडिटर की जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो उसने एक बेस बना के चल रहा था उस एंटिटी के बारे में, उसके एनवायरमेंट के बारे में, उसके ऑपरेशन के बारे में, उसको बाद में उसके रिगार्डिंग में कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल गई या उसमें कुछ चेंजेस लग रहा है, तो वो अपने आगे उसमें उसका रिवीजन कर सकता है, वो बढ़ा सकता है, घटा सकता है, एज पर द इन्फॉर्मेशन फाउंड, जो भी चेंज लगता है उसको। अब देखिए लास्ट है डॉक्यूमेंटेशन। द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शैल इंक्लूड द फॉलोइंग, किस किस पे डॉक्यूमेंट करेगा ऑडिटर, द मटीरियलिटी, सबसे पहले जैसे हमने 1 लाख का हमारे एग्जाम्पल में लिया था, तो वो उसको डॉक्यूमेंट करेगा कि भाई किस किस बेसिस पे परसेंटेज क्या लिया उसने, बेंचमार्क क्या लिया, किसको कैसे अप्लाई किया, तो उसके ऊपर वो डॉक्यूमेंटेशन करेगा। द इफ एप्लीकेबल द मटीरियलिटी लेवल फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी जैसे हमने अकाउंट बैलेंस ना, अकाउंट रिसीवेबल के लिए हमने क्या किया था, डेटर्स के लिए 50,000 का सेट किया था, अगर ऐसा कुछ है तो ऑडिटर उसको भी डॉक्यूमेंट करेगा, हाँ भी डेटर्स के लिए हमने 50,000 के लिए सेट किए। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, यानी जो हमने 80,000 की सेट की थी हमारे एग्जाम्पल में, तो है ना परफॉर्मेंस मटीरियलिटी ऑडिटर ने कितनी है ना सेलेक्ट की है वो। और इसके अलावा कुछ अगर रिवीजन जो हमने जस्ट पीछे किया, अगर उसने कुछ रिवाइज किया है इन अमाउंट्स में, इन लिमिट्स में, तो वो भी ऑडिटर उसको डॉक्यूमेंट करेगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा SA 320। थैंक यू।